हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की एनालिसिस। जैसे आप देखें, पहला क्वेश्चन है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलोवेली ऑफ द लंग इज़ व्हाट, इक्वल टू दैट इन द ब्लड, more than that in the blood, less than that in the blood and less than that of the कार्बन डाइऑक्साइड। तो एलोवेली का क्या होता है कि जैसे एलोवेली जो एक से सैक्स होते हैं जिसके अंदर की एयर होती है, हमारे ऑक्सीजन होती है, और उसके बाद फिर उससे टच करती हुई कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर, और यहाँ पर हमारा CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो सवाल ये है कि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एलोवेली में, वो लंग में कैसा होता है। अगर ये जो ब्लड है, जैसे यहाँ पर आपका ब्लड होगा, ब्लड के बराबर होगा या ब्लड से ज़्यादा होगा। तो देखो ऐसा होता है, ऑक्सीजन को चूँकि डिफ्यूज करना होता है ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना होता है ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब है कि मोर देन दैट इन द ब्लड होना चाहिए। तो एलोवेली के अंदर जो ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में, उसका अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इस ब्लड के अंदर घुल पाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो। तो इसका आंसर होना चाहिए मोर देन दैट इन द ब्लड। तो यहाँ पर यही है, एलोवेली are the site of gaseous exchange and have a higher partial pressure of oxygen than that in the blood। और ये जो हायर पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का इन एलोवेली इज़ अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। तो हायर प्रेशर से ही वो डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। यहाँ पर कुछ वाइटल्स हैं जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हो गया, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हो गया और इंट्राप्लूरल प्रेशर हो गया, जो कि एक एग्जैक्ट निगेटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो निगेटिव प्रेशर की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ निगेटिव प्रेशर आपको दिख रहा है और ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। तो इस कर्व को आप देखोगे तो यहाँ से एक आइडिया आपको रहेगा कि जब हम सांस खींच रहे होते हैं तो वहाँ एक निगेटिव प्रेशर रीजन बनता है, और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो कंपेरेटिवली एक पॉजिटिव प्रेशर रीजन बनता है। लेकिन एक इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है वो एक सर्टेन निगेटिव वैल्यू तक हमेशा रहता है, और ये इसलिए होता है इस रीजन में ताकि हमारा जो लंग है वो कोलैप्स ना कर पाए। तो एक निगेटिव प्रेशर आपको हमेशा वहाँ पर दिखेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। ठीक है, एलोवेली कहते हैं। सो द एलोवेली दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो एलोवेली होती है उसके अंदर, जस्ट अ मिनट, तो जो एलोवेली होता है उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा मतलब हम ज़ोर से सांस को अगर बाहर फेंक भी दें तो भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो लंग्स होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे, उनके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से ऐसा होता है, टाइडल वॉल्यूम की वजह से ऐसा होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से ऐसा होता है, या रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से ऐसा होता है। तो बेसिकली यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम का खेल होता है। आप देखिए जरा इस डायग्राम के अंदर, यहाँ एक रेसिडुअल वॉल्यूम बना है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास जो लंग्स फूल रहे हैं और जब वो पिचक रहे हैं, तो जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो आपकी इस एक्सिस से लेकर के इस एक्सिस तक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब आप सांस खींचते हो तो ये तो टच कर रहा है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो लंग्स जो है वो एक रेसिडुअल वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम अपने अंदर बचा रखते हैं, वो पूरी तरह से पिचकते नहीं हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन हिस्सों में है पूरा। तो वाइटल कैपेसिटी जो है, जो इस टॉप से लेकर के इस बॉटम तक एग्जिस्ट करती है, जहाँ तक हम लोग सांस छोड़ते हैं और खींचते रहते हैं। उसके बाद जब हम सांस खींच रहे होते हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, उसके बीच में एक टाइडल वॉल्यूम होता है, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो बेसिकली वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो इंस्पिरेटरी, टाइडल और एक्सपिरेटरी के सम के बराबर होगी। अगर इसमें आप रेसिडुअल वॉल्यूम मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू आती है। तो बेसिकली जो रेसिडुअल वॉल्यूम है जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो एयर फिल्ड होते हैं, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सांस को जोर से छोड़ने पर भी ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ्स एंड some air always remain in the lungs which can never be expelled because। मतलब अब सवाल ये होता है कि फेफड़े में ये जो थोड़ी सी हवा है जो रेसिडुअल वॉल्यूम बनाए रखती है वो बची कैसे रह जाती है।
तो देखो बच्चों, ऐसा होता है जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे लंग्स जो होते हैं दे आर इन द क्लोज सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमारे ये लंग्स हैं और ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है, तो ये क्लोज वॉल्यूम होता है। जो रिब्स का पूरा हिस्सा होता है उसके अंदर ये एक तरह से क्लोज होते हैं और नीचे एक डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम ये जो पूरा रीजन बनाता है क्लोज रीजन बनाता है। तो जब आप सांस खींच रहे होते हो तो डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड मोशन करता है, और जब डाउनवर्ड मोशन करता है तो इसके अंदर एक कैविटी जो होती है वो लार्ज करती है, कैविटी क्रिएट होती है, तो इस डाउनवर्ड मोशन की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसी को हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। अब होगा क्या कि जब आप पूरी तरह से सांस को छोड़ भी दोगे तो भी यहाँ पर जो एक वॉल है इस लंग्स के लिए, इस जगह पर जिसको कि हम इंट्राप्लूरल जहाँ पर वो रीजन होता है, तो इस इंट्राप्लूरल प्रेशर इसके अंदर एक मेंटेन रखते हैं। इस हिस्से में एक इंट्रा प्लूरल प्रेशर मेंटेन रहता है जो एक तरह से इसको पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होने देता कि पिचक कि बिल्कुल गुब्बारे की तरह से, गुब्बारे से हवा निकाल लेते हो तो पूरा गुब्बारा पिचक जाता है, वैसा नहीं होता है। कुछ ऐसा समझ लो जैसे कि मान लो कि आपके पास एक बलून है जो कुछ उसका शेप है, इस तरह का बलून है, जैसे टायर ऐसा कुछ है। आप इसमें की सारी हवा, जब इसमें से हवा निकल भी जाएगी तो भी आपने खींच ली तभी इसके अंदर कुछ ना कुछ बचा रहेगा जो इसके शेप को मेंटेन रखेगा। अगर आप पूरी तरह से हवा सक कर लोगे तो बाहर के प्रेशर की वजह से ये बिल्कुल पिचक करके एकदम बिल्कुल जैसे बलून हो जाते हैं उस तरह से हो जाएगा। तो प्रेशर को इस तरह से नहीं, मसल्स जो होती हैं वो ऐसा नहीं करती, इसमें डायफ्राम जो है उसका नेगेटिव प्रेशर का भी एक हिस्सेदारी होती है। तो अभी मैं आपको पहला डायग्राम दिखाऊं जहां मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर कि जब वो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो एक -6 मरकरी एम मरकरी के बराबर है। तो इतना जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है ये एक तरह से समझ लो कि मेंटेन किए रहता है लंग्स के शेप को। तो ये कम हो सकता है, -6 से -4 हो गया, -2 हो गया, लेकिन ये इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो ये इतना मेंटेन रखता है ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो पूरी तरह से पिचक न जाए। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, ये तो सही है, लेकिन देयर इज़ अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल। हाँ बिल्कुल, लंग्स वॉल जो होती हैं, आप देखो जरा यहाँ पर जो लंग्स की वॉल है इस जगह पर वो इंट्राप्लूरल प्रेशर है जो कि उसको मेंटेन रखता है ताकि वो कोलैप्स ना कर पाए। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर है रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल। ब्लड का जो पीएच होता है उसमें कमी कब आती है, किस वजह से उसके अंदर कमी आती है। तो ऐसा होता है कि जो आप हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है। चार तरफ से आपके पास इस तरह से एक ऑक्सीजन इसमें अटैच हो सकता है। अगर किसी वजह से इस एफिनिटी में, इस हीमोग्लोबिन के साथ इन ऑक्सीजन की जुड़ाव में कमी आ जाए तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपका आंसर होगा कि डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। तो रिडक्शन इन पीएच वैल्यू मतलब एक तरह से ये म्यूचुअल सी बात हो जाएगी, तो ये उसके एफिनिटी को कमज़ोर कर देगा। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो आपको याद हो इससे पहले वाला जो मेरा क्लास था उसमें मैंने बताया था कि जो वो एलोवेली सैक्स होते हैं दे आर द डक्ट्स। वो डक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक कैपिलरीज, उसके अंदर एक कैपिलरी का आगे का हिस्सा होता है जो कि यहाँ एयर को फिल कर देता है और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर ये जो दीवारें हैं ये डिफ्यूज कर जाएं, नुकसान होने की वजह से, किसी वजह से डिफ्यूज कर जाएं, तो हमारे पास ये जो एलोवेलिस जो हिस्से होंगे दे आर लाइक दिस, दे हैव नो वेरी सर्टेन काइंड ऑफ वॉल तो ऐसे नहीं रहेंगे जैसे कि एयर कोई पैकेट वहाँ पर कन्फाइंड नहीं हो पाएगा। तो इतने हिस्से बेसिकली वो जो पूरा एक्सचेंज वाला प्रोसेस है उसको पूरा तरह से करने में प्रॉपर तरह से एबिलिटी इनकी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इसको एम्फीसेमा हम एक प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि सिगरेट की स्मोकिंग से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, एम्फीसेमा जो होती है। अस्थमा जो होता है, अस्थमा एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है जो विंड पाइप और इन ब्रोंकाई चेन होती है, पूरी ट्री होती है, उसके अंदर म्यूकस बढ़ने लगता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने की वजह से
जो एयर का पैसेज है वो नहीं प्रॉपर हो पाता है, इस वजह से ये अस्थमा है। बट एम्फेसिमा जो होता है वो एलोवेलाई की वॉल्स की डिफ्यूज हो जाने की वजह से, उनके ख़राब हो जाने की वजह से ये होता है। फिर है नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एलोवेलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज इन द एलोवेलर वॉल्स। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बात की थी, एम्फेसिमा है, इसकी वजह से ऐसा होता है। फिर है व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, ठीक, हम सांस खींचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ। जब हम सांस खींच रहे होते हैं तो क्या होता है, आप एक बार में ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर ले लेते हो, उसके बाद जो सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू फिर क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे बॉडी के अंदर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ एक्सचेंज हो गई। अब आपने सांस बाहर छोड़ी नहीं, तो जब आपने सांस बाहर छोड़ी नहीं तो जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैक एंड में प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर लगातार एल्वियोलर वॉल्स जो हैं वो आपको अब कंसंट्रेशन CO2 का वो डोनेट कर रही हैं। एल्वियोलर वॉल के अंदर कंसंट्रेशन CO2 का आ रहा है, वो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का कुछ एक अर्ज होगा, एक इच्छा होगी कि हम तेज़ी से जल्दी सांस ले लें ताकि हम इस कंसंट्रेशन को रिलैक्स कर पाएँ। तो राइजिंग जो होता है CO2 कंसंट्रेशन, उसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस है जो कि जहाँ से हम ऑक्सीजन और जिसमें कि बोहर साइकिल भी उसके अंदर शामिल होती है। तो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जिस तरह से बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में वो हम ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर बेसिकली उसी रूल से ही आपको ये समझ में आता है कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन पे चिपकता नहीं, बल्कि एक बाइकार्बोनेटेड आयन के फॉर्म में वो आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाइकार्बोनेटेड आयन्स के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन क्या, वो एल्यूविली की वॉल्स को डैमेज कर देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन इज़ बेसिकली आस्थमिक होता है जो। ओके, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ऐसा तो नहीं होता है, उस तरह से सीधे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ठीक है हमारी लंग्स विंड पाइप के अंदर सीलिया होता है और म्यूकस होता है जो कुछ हद तक हमारे लंग्स को बचाता है, कोशिश करता है। लेकिन जब स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत बारीक स्टोन के पार्टिकल उड़ते रहते हैं, अगर काम करने वाले लोगों ने प्रॉपर तरीके से मास्किंग नहीं कर रखी है या उसके लिए उन्होंने पूरे इंतजाम नहीं कर रखे हैं, तो धीरे धीरे स्टोन जो ब्रेकिंग होती है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं फाइन स्टोन पार्टिकल्स, वो लंग्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जो एल्यूविली रीजन्स होते हैं यहाँ पर भी उनके वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, और ऐसी वजह से लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये तो सही लग रहा है। अबाउट 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये तो नहीं सही है, हीमोग्लोबिन इस तरह से नहीं, वो तो कार्बोनेटेड आयन के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जब होती है टिश्यूज से तो ब्लड में किस तरह से प्रेजेंट होती है? बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, ब्लड प्लाज्मा एंड दूसरा है फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा, 70% कार्बिनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एज द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन इन द RBC। बेसिकली ये पहला आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा और RBC में वो एसोसिएटेड रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग। अब वाइटल कैपेसिटी के लिए पिछला जो हम लोगों ने पूरा डायग्राम बनाया है उसी को ही है कि जो आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी है और रेसिडुअल वॉल्यूम है, आपको मैं वो दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो वहाँ पर आप देखते हो
कि ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है इसके अंदर आपका ये पूरा हिस्सा है वाइटल कैपेसिटी है और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों को मिला करके आपका टोटल लंग वॉल्यूम यहाँ पर बनता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, तो दिस इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी माइनस द रेसिडुअल वॉल्यूम। चूँकि हमने क्या देखा था डायग्राम में, टोटल इज़ वाइटल प्लस रेसिडुअल। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वाइटल, तो वाइटल इज़ बेसिकली टोटल माइनस रेसिडुअल। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई आवर ब्लड सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग एज, ये वही चीज़ है, बाइकार्बोनेटेड आयंस के फॉर्म में इस तरह से एक घूम आता है। When carbon dioxide concentration in blood increases, the breathing become, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो एक्चुअल होता क्या है कि फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो हवा हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो गया है और ब्लड में वो इंक्रीज़ भी कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि बॉडी कुछ इस तरह से रिएक्ट करती है कि वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी लाने के लिए फास्टर तरीके से सांस लेना शुरू कर देते हैं और डीपर लेते हैं, सो दैट कि हमारे लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरे। तो हम दो चीज़ कर रहे हैं, लंग्स में ज़्यादा हवा भरना चाहते हैं तो डीपर हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी काम करना चाह रहे हैं तो ये फास्टर हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगता है तो सांसें तेज और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन आर लोकेटेड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये वो हिस्सा होता है ब्रेन का जो कि स्पॉन्टेनियस तरीके से जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे सांस लेने के लिए हम सोचते नहीं रहते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं, सांस लेना और छोड़ना चलता रहता है। जैसे हम जैसे जल जाते हैं तो हमारी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्शन करती है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इवन आप साइकिल चलाना सीख लेते हो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही नर्व्स जो होते हैं वो उसी के जो स्टिमुलेशंस होते हैं वो आपके साइकिल का बैलेंस और वो सब कंट्रोल करते हैं। तो जो कुछ जिसको भी हम स्किल कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं, इसमें हमारी स्किल हो जाती है एक तरह से, जिसके लिए हम बहुत कॉन्शियसली जिस पे काम नहीं कर रहे होते वो ऑटोमेटिकली एक तरह से बॉडी करना शुरू कर देती है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वेली ऑफ द लंग टेक्स प्लेस, ये मैंने बताया था डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ऐसा होता है। यहाँ कोई पैसिव एक्टिव ऑस्मोसिस ये सब नहीं है कुछ वहाँ पर, ये सिंपल सा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हो रहा होता है। सो नाउ द हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड हैपन्स, कैसे ये पूरा हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके लिए जो है आपका जो आरबीसी होता है और ब्लड प्लाज्मा होता है ये जिम्मेदार होता है, क्योंकि आरबीसी जो ब्लड पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वो अटैचमेंट होता है, और ब्लड प्लाज्मा एक तरह से एक फ्लूइडिक मीडियम की तरह से काम करता है जो कि उस पूरे अधेशन को एक तरह से फैसिलिटेट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है तो वो इसी प्रोसेस से हो रहा होता है विद द आरबीसी एंड द ब्लड प्लाज्मा। ओके, अब अगर हम कहें कि ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे ब्लड से होता है, ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, फिर भी हमारा ब्लड एसिडिक क्यों नहीं होता है। देखो ऐसा होता है कि जो हमने प्लाज्मा की बात की थी वहाँ पर वो भी एक तरह से रोल प्ले करता है। तो जो ब्लड ब्रफर होते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसा ब्लड की इस प्रॉपर्टी को, पीएच वैल्यू को चेंज ना होने के पीछे। तो जो बाइकार्बोनेटेड आयंस होते हैं उनके दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है तो जो ब्लड के बफर सिस्टम जो होता है वो इस चीज़ को अश्योर करता है कि ब्लड जो है एसिडिक ना होने पाए। सो दिस इज़ द मेन रीजन बिहाइंड दिस। सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप एक बार देख सकते हैं एट द लास्ट टाइम कि इनकी एनालिसिस करने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कार्बोनेटेड आयन पे काफ़ी बात हुई है, और उसके बाद एलोवेली के डैमेज होने पे बात हुई है, एलोवेली काम कैसे करता है इस पे बात हुई है। उसके बाद कार्बोनेटेड आयन तो मैंने बताया ही है,
कैसे एक्सचेंज हो रहा होता है वहाँ पर उसकी बात होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो ध्यान देना है वो इन प्रोसेसेस पे ही ध्यान देना है और इन्हीं को ही आपको अपने शॉर्ट नोट में शामिल करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और पोर्शन में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।